हेलो गाइस, आज के लेक्चर में करेंगे जो भी हमारे रोमांटिक एज के मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, पर वो सफिशिएंट नहीं थे। मेरे को अगर और ज़रूरत पड़ी तो मैं और वीडियो भी डाल सकती हूँ रोमांटिक एज के लिए। तो अभी 100 क्वेश्चन मैं आज और डाल रही हूँ रोमांटिक एज के। कुछ क्वेश्चन तो पहले वाले होंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन आपके नए होंगे, क्योंकि हमने जो मेन पॉइंट थे, जो क्या नाम है, जैसे वर्ड्सवर्थ, कीट्स और क्या नाम है, एस.टी. कोलरिज, साउदी, तो ये जो मेन पॉइंट थे इनके बारे में क्वेश्चन कर ले रहे हैं। कुछ माइनर पॉइंट हैं जिनसे भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उन माइनर पॉइंट से कुछ क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन और लेके आई हूँ। अगर ये यहाँ तक सफिशिएंट रहा तो काफ़ी है, नहीं तो फिर हम कुछ और भी क्वेश्चन भी करेंगे उसके साथ ही। तो आपकी बार वाले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं डाले, क्योंकि उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। ऑप्शन से डायरेक्ट जो PYQ लिए हैं वो मतलब मैंने उसमें डायरेक्ट आंसर डाल दिया और उसकी एक्सप्लेनेशन डाल दिया आपके लिए, ठीक है। और एक बच्चे हर कोई पूछता है कि हम कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सबसे जो अच्छी रहेगी ना वो बुक, मतलब आपको एक ऐसे नहीं मिलेगा कि आपको एक बुक में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए अगर मैं बात करती हूँ तो जो हमारे PYQ होते हैं यानी UGC नेट वाले, वही अगर आप उसका एक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो वही वाले क्वेश्चन आपको करने चाहिए। विनीत पांडे की, RS अग्रवाल वाली, ये वो बुक अच्छी हैं। इन बुक में से आप जैसे लिटरेरी थ्योरी वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको छोड़ दो, वो 10 ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आप तैयारी करो। और जो चीज़ें जैसे अब आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस इंडिया में या इंडिया में कब आई, ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन नेट में भी आता है एक, तो वो वाले आप ले सकते हैं। हो सकेगा तो मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर PDF डाल दूँ क्वेश्चन की, अगर मेरे को मिलती है तो मैं डाल दूँगी। और एक बात है जो हमेशा कहते हैं कि राइटिंग स्किल की तैयारी भी मैं आपके साथ साथ करवाऊँ, तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। राइटिंग स्किल का जो भी हमारा पेपर हुआ था 2023 में, उसी के जैसा सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो मैं डालना शुरू करूँगी अब टेलीग्राम पे। वो मैंने डाल भी दिए हैं, एक बार आप देखेंगे। 11 से 17 जो क्वेश्चन 11 से 17 के बीच में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनका सैम्पल पेपर मैंने डाला है, और उनका साथ में सॉल्यूशन भी डाल दिया है। आपको क्या करना है, आपको पहले खुद क्वेश्चन लिख के देखना है जो मैंने उससे अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद जो आंसर दिए हुए हैं, आंसर आपको बाद में देखने हैं। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना राइट कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी 17 तक, 11 से 17 के जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे वैसे ही सैम्पल क्वेश्चन मैंने डाले हैं 11 से 17 के वाले, क्योंकि 18 बाद जो क्वेश्चन है वो ग्रामर का क्वेश्चन है, आपका नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पेपर में। तो आज आप टेलीग्राम चैनल पे जाके प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चन की। पहले आप उनको खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उनको एक ऐसे मान के चलना है कि जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है। जब आप उनको खुद से राइटिंग करके देखेंगे आपको कितना आया कितना नहीं आया, उसके बाद आप जो आंसर दिए हुए वो आप आंसर पढ़ेंगे और एक बार उनको राइट करके देखेंगे। इससे क्या होगा, सिर्फ पढ़ने से और एक बार उस क्वेश्चन को राइट करने से आपकी मेमोरी में रहेगा वो क्वेश्चन। वो अगर उससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस पर लिख पाएंगे फिर, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर स्पीच राइटिंग और क्या था, उसके अंदर रिपोर्ट राइटिंग, जो भी क्वेश्चन थे शायद वो सारे उसके अंदर आए गए हैं। एक बार आप चेक करेंगे, और मैं लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के नीचे, ठीक है। तो आज का ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होंगी। और हाँ, जो ये आप बोल रहे थे ग्रामर का टॉपिक मैं बीच बीच में डाल रही हूँ, साथ में जो मैंने ये शुरू की है लिटरेचर के लिए, ये आपकी साथ साथ चलेगी। किसके साथ, जो ग्रामर का टॉपिक डालें, क्योंकि ग्रामर भी ज़रूरी है। ग्रामर हमारी 50 मार्क्स की आने वाली है। ग्रामर आपका जो लेक्चर मैं डाल रही हूँ, ग्रामर का लेक्चर आप उतने अच्छे से नहीं देखते जितना लिटरेचर वाला देखते हैं, लेकिन तो आपकी ग्रामर भी गई। और अब की बार तो बोल रहे हैं कि सिर्फ हमारा सब्जेक्ट आएगा तो ग्रामर का जो पार्टीशन है वो ज़्यादा हो जाएगा।
तो करना तो आपको ग्रामर भी पड़ेगी, जो कि आप इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए मैं ग्रामर का के सारे टॉपिक कवर करना चाह रही हूँ जो कि आए हुए थे हमारे। एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक नहीं करवाऊंगी, सिर्फ वही टॉपिक करवाऊंगी जो 2023 वाले में आए हुए थे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, क्योंकि काफ़ी बातें हो गई हमारी। हु इज कंसिडर्ड द फोर रनर ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। फोर रनर किसको माना जाता है? विलियम ब्लैक को। विलियम ब्लैक को अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग का अग्रदूत माना जाता है। उनकी रचनाएं कल्पनाशील और दृष्टिगत थी, जो रोमांटिक विचारों की पूर्व सूचना देती हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, विच रोमांटिक राइटर इज़ फेमस फॉर द नॉवल फ्रैंकस्टीन। पता होगा, फ्रैंकस्टीन के लिए मैरी शैली के उपन्यास के लिए जाना जाता है, जिसे पहले विज्ञान कथा उपन्यासों में से एक माना जाता है, जिसमें रोमांटिक युग के प्रकृति और महत्ता के विषयों को शामिल किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, विच पोइट वॉज नोन एज द पीसेंट पोइट ऑफ द रोमांटिक पीरियड। पता है इसका? नहीं पता था आपको? जॉन क्लेयर। जॉन क्लेयर को किसान कवि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण जीवन और प्रकृति के प्रति गहरी संवेदना के साथ कविताएं लिखी हैं। हु रोट द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। ये पता होगा, थॉमस डी क्वेंसी। थॉमस डी क्वेंसी ने 1921 में द कन्फेशन ऑफ एन इन इंग्लिश ओपियम ईटर लिखा। यह आत्मकथात्मक रचना उनके अफीम की लत के अनुभवों को बताती है, जो रोमांटिक साहित्य में पलायनवाद का एक सामान्य विषय है। अब देखो, थॉमस डी क्वेंसी क्या क्या याद रखना है, किस कब आई? 1821 में आई, और ये ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, क्योंकि इसके अंदर उनके जो अफीम की जो उनकी लत थी, क्योंकि नाम ही क्या है, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, कन्फेशन दिया हुआ ओपियम ईटर के रूप में उनका, तो ये उसका उनकी लत के बारे में बताती है, जो उनको अफीम की लग गई थी और उनका जो अनुभव रहा अफीम को खा के। विच रोमांटिक राइटर इज़ फेमस फॉर द जियाउर और डॉन जुआन। यानी कि देखो, डॉन जुआन, अब देखो यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं। डॉन जुआन का तो आपको पता था, और द जियोर इसका नहीं पता था आपको। इन दोनों ही वर्क किसने लिखे हैं? लॉर्ड बायरन लिखे हैं। लॉर्ड बायरन द जियोर और द डॉन जैसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कविताओं में विद्रोह, व्यक्तिवाद, गहरी भावनाओं के विषय प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं, जो रोमांटिक आंदोलन की विशेषताएं। अब पेपर का जो स्टैंडर्ड हो गया है ना, वो इस तरह से हो गया है। डॉन जुआन के बारे में तो अब तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि अब ये क्वेश्चन डॉन जुआन से किस पे आ जाए? जियोर पे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को थोड़ा माइनर पॉइंट की साइड लेके चल रहा है, क्योंकि जो चीज़ें आपको पता है वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है। विच रोमांटिक राइटर रोट क्रिस्टाबेल एंड इज नोन फॉर हिज सुपर नेचुरल थीम्स। एस.टी. कोलरिज ने लिखा था क्रिस्टाबेल। इसमें अलौकिक विषय शामिल हैं। यह रोमांटिक कविताओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विच पोइट वर्क्स फोकस्ड ऑन स्ट्रगल ऑफ लेबरिंग क्लासेस ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड। अब लेबर क्लास के लिए रोमांटिक एज में पीरियड में कौन सा पोइट है लेबर क्लास के स्ट्रगल के लिए? तो भाई रॉबर्ट बर्न। रॉबर्ट बर्न ने अपने कार्यों में श्रमिक वर्ग के संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया, विशेषकर उनकी कविता कौन सी थी? ए मैन फॉर ए। ये याद रखनी है, ये पोइम इंपॉर्टेंट पोइम है। किसकी है? रॉबर्ट बर्न की है। अब तक हमने सीखा है लेबर पोइट किसको माना जाता है? बर्न को। और क्या था सेकंड? पीसेंट पोइट किसको माना जाता है? जॉन क्लेयर को। ये चीज़ें दोनों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। विच रोमांटिक पोइट था ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रीलूड। पता होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विच रोमांटिक पोइट इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ओड्स, पर्टिकुलरली ओड टू ए नाइटिंगेल। जॉन कीट्स ने, ये भी पता है हमें। विच रोमांटिक राइटर इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी लाइटेरिया। तो एस.टी. कोलरिज ने बायोग्राफी लिटरेरिया लिखी, जो एक दार्शनिक कवि है कृति है, और इसमें साहित्यिक आलोचना और कविता की प्रकृति पर चर्चा की गई है।
विच रोमांटिक राइटर इज नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी एस्टिक जॉन किट्स। विच रोमांटिक पोइट वो रोट द रिम ऑफ एंशियंट मैरिनर। एस्टिक को ओरिजिनली लिखा था एंसी, जिसमें पाप, मोक्ष और प्रकृति की शक्ति जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विच रोमांटिक राइटर इज एसोसिएटेड विद द लेक पोइट। लेक पोइट में कौन कौन से आते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल कोलरिज, रॉबर्ट साउदी को लेक पोइट्स कहा जाता है क्योंकि वे इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और वहीं पर अपनी रचनाएं लिखते थे। विच रोमांटिक पोइट इज नोन फॉर द कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स अलोंग विद वर्ड्सवर्थ। तो एस्टिक कोलरिज ने लिखा लिरिकल बैलेड्स। यह संग्रह अंग्रेजी रोमांटिक कविता के विकास में एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। हु इज़ नोन फॉर द फ्रेज ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी फ्रॉम द पोइम ओड ऑन ए ग्रेशनर। जॉन किट्स की है ये भी। सौंदर्य सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है। उसके बाद है 16 क्वेश्चन। विच माइनर पोइट्स रोट द पोइम द विलेज मिनिस्ट्रियल। जॉन क्लेयर ने लिखी हुई जो द विलेज मिनिस्ट्रियल, जो ग्रामीण जीवन और प्रकृति के प्रति उनके गहरे लगाव को दर्शाता है, उनकी रचनाओं की विशेषता है। 17 क्वेश्चन। विच रोमांटिक पोइट इज बेस्ट नोन फॉर द पोइम द टास्क। पता है? विलियम कॉपर। विलियम कूपर अपनी कविता द टास्क के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें प्रकृति, ग्रामीण जीवन और नैतिक चिंतन के विषय हैं जो प्रारंभिक रोमांटिक विचारों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द कलेक्शन पोएम डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी। रूरल लाइफ और सीनरी के लिए जॉन क्लेयर ने पोएम डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी लिखी, जिसमें ग्रामीण परिदृश्यों और किसान के जीवन की सुंदरता और सादगी को दर्शाया गया है। जॉन क्लेयर की पोइम का नाम याद रखना है द डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी। विच रोमांटिक पोइट रोट द फादर बॉय। किसने लिखी? रॉबर्ट ब्लूमफील्ड ने फादर बॉय लिखी, जो ग्रामीण जीवन की कठिनाई और सादगी को दर्शाती है, जो रोमांटिक युग के अल्प ज्ञात कवियों की विशेषता थी। विच माइनर रोमांटिक पोइट इज एसोसिएटेड विद द पोइम द वांडरर। तो जॉर्ज क्रैब द वांडरर कविता से जुड़े हैं, जो रोमांटिक तत्वों के साथ सामाजिक यथार्थवाद को जोड़ती है, ग्रामीण गरीबी और नैतिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। उसके बाद है विच रोमांटिक पोइट इज फेमस फॉर द पोइम नाइट थॉट। एडवर्ड यंग अपनी लंबी कविता नाइट थॉट के लिए प्रसिद्ध हैं। एडवर्ड यंग, जो मृत्यु, धर्म, मानवीय स्थिति पर विचार करती है, जो प्रारंभिक रोमांटिक युग के चिंतनशील स्वर के साथ मेल खाती है। याद रखना है एडवर्ड यंग की पोइम है नाइट थॉट। उसके बाद है 22 क्वेश्चन। विच रोमांटिक पोइट रोट द डेजर्टेड विलेज। ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने डेजर्टेड विलेज लिखा, जो ग्रामीण जीवन की हानि का शोक मनाती है और इंक्लोजर मूवमेंट की आलोचना करती है, जो ग्रामीण जीवन के प्रति रोमांटिक युग की पुरानी स्मृतियों के साथ मेल खाती है। डेजर्टेड विलेज, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। 23 क्वेश्चन है विच रोमांटिक पोइट इज नोन फॉर द ब्रो और टेल्स इन वर्स। तो जॉन क्रैब अपनी कृतियाँ द ब्रो और टेल्स इन वर्स के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें उन्होंने रोमांटिक कहानी कहने के साथ साथ सामाजिक आलोचना की, विशेष रूप से ग्रामीण और गरीब समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया। कौन? जॉन क्रैब। याद रखना है जॉन क्रैब, उनका जो द ब्रो और द टेल्स इन वर्स, इनकी 2 वर्क याद रखने हैं आपको। विच माइनर रोमांटिक पोइट रोट द फेकनहैम घोस्ट। तो फेकनहैम घोस्ट किसने लिखा? रॉबर्ट ब्लूमफील्ड ने, जो एक हल्की फुल्की बैलेड है और इसके ग्रामीण जीवन और लोक कथाओं में रुचि को दर्शाती है। विच रोमांटिक पोइट वॉज नोन फॉर हिज सैटरिकल वर्क्स एंड क्रिटिकल व्यू ऑफ द अपर क्लास। तो भाई जो सैटरिकल वर्क और साथ में क्रिटिकल जो जिनके विचार थे अपर क्लास के लिए,
तो वो कौन थे? थॉमस लव पिकॉक। वाज नोन फॉर हिज, वो व्यंग्यपूर्ण कार्यों के लिए जाने जाते थे, विशेष रूप से नाइट मेयर अबे के लिए, जो रोमांटिक विचारों और धनवान वर्ग की जीवन शैली की मजाकिया आलोचना करता है। विच माइनर रोमांटिक पोइट इज नोन फॉर द विलेज, जॉन क्रैब द विलेज के लिए प्रसिद्ध है, जो आदर्श ग्रामीण जीवन की तुलना गरीबी और कष्टों की कठोर वास्तविकताओं से करता है। हु रोट द पोइम ह्यूमन लाइफ, ए मेडिटेशन ऑन ह्यूमन नेचर एंड एक्सपीरियंस, तो सैमुअल रोजर्स ने ह्यूमन लाइफ लिखा, जो मानवीय स्थिति और भावनाओं पर एक रोमांटिक दृष्टिकोण से विचार करता है। सैमुअल रोजर्स ने लिखा ह्यूमन लाइफ। 28 क्वेश्चन है, विच रोमांटिक पोइट रोट द सैटिरिकल पोइम द बटरफ्लाइज बॉल एंड ग्रास होपर्स फीस्ट, तो बटरफ्लाई और ग्रास होपर जैसी पोइम किसने लिखी? विलियम रोस्को ने। द बटरफ्लाई एंड द ग्रास होपर फीस्ट लिखा, जो बच्चों के लिए एक हल्की फुल्की व्यंग्यात्मक कविता है। विच पोइट वर्क वर इन्फ्लुएंस्ड बाय रूरल नॉर्थम्पटनशायर एंड आर कंसिडर्ड हाईली ऑटोबायोग्राफिकल, जॉन क्लेयर की कविताओं पर नॉर्थहैम्पटनशायर के ग्रामीण जीवन का गहरा प्रभाव था और ये अक्सर उनके व्यक्तिगत और पर्यावरणीय अनुभवों को दर्शाता है। विच रोमांटिक पोइट रोट द लास्ट डे, ए रिफ्लेक्शन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो थॉमस पर्नेल ने द लॉस्ट डे लिखा, जो प्रलय और अंतिम ज्ञान के विषयों पर आधारित। 31 क्वेश्चन है, विच रोमांटिक पोइट रोट द ट्रिम्फ ऑफ टेम्पर, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड पर्सनल विर्च्यू, तो विलियम हेली ने द ट्रायम्फ्स ऑफ टेम्पर लिखा, जो आत्म संयम और नैतिकता के विषयों पर केंद्रित है। 32 क्वेश्चन में आगे हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पास्टरल पोएम द शेपर्ड कैलेंडर, जॉन क्लेयर रोट शेपर्ड कैलेंडर, जो पारंपरिक ग्रामीण जीवन और उनके मौसमी परिवर्तनों को दर्शाता है। विच पोइट कलेक्शन पोइटिकल वर्क ऑफन फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म, तो एबेनेजर इलियट अपनी पॉलिटिकल वर्क्स के लिए जाने जाते हैं, जिनमें राजनीतिक सामाजिक सुधारों और विशेष रूप से कॉर्न लॉज पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो कॉर्न लॉ पोइटिक वर्क एवेंजर एलियट जाने जाते हैं कॉर्न लॉ के लिए। उसके बाद है 34 क्वेश्चन, विच रोमांटिक पोइट रोट द लॉन्ग पोइम सैटेनिक स्कूल, तो रॉबर्ट साउदी ने सैटेनिक स्कूल लिखा, जिसमें बायरन और शैली जैसे कवियों के कार्यों के में पाए गए रोमांटिक युग के काले पक्षों की आलोचना की गई। अब इस रॉबर्ट साउदी ने लिखा सैटेनिक स्कूल, जिसमें उन्होंने किसकी आलोचना की? बायरन की और शैली की। किसके ऊपर की? रोमांटिक युग में जो काले पक्ष, उनके जो काले पक्ष थी, उनके जो वर्क था उसकी के बारे में उनको क्रिटिसाइज किया। डार्कर एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म। विच पोइट मोस्ट फेमस वर्क इज जियोर एन ओरिएंटल टेल, तो जियोर लॉर्ड बायरन ने लिखा, जो उनके ओरिएंटल किस्सों में से एक है। उसमें बदला, प्रेम और भाग्य के विषयों की पड़ताल की गई है। 36 क्वेश्चन, विच रोमांटिक पोइट रोट द प्लेजर ऑफ होप, तो थॉमस कैंपबेल ने लिखी प्लेजर ऑफ होप, ए पोइम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमन एस्पायरेशंस एंड नेचर होप, तो जो मानवीय आकांक्षाओं और आशा की प्रकृति पर विचार करती है। द प्लेजर ऑफ होप किसकी है? थॉमस कैंपबेल की। विच पोइट इज नोन फॉर द सैटिरिकल वर्क इंग्लिश बार्ड एंड स्कॉट्स रिवीवर्स, तो ये किसने लिखा? इंग्लिश बार्ड्स और स्कॉच रिवीवर्स, तो ये लिखा लॉर्ड बायरन ने। लॉर्ड बायरन अपनी व्यंग्यात्मक कविता इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स के लिए प्रसिद्ध हैं।
जिसमें उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों का मजाक उड़ाया है। भाई देखो, इंग्लिश बार्ड्स और स्कॉच रिव्यूअर्स में लॉर्ड बायरन ने अपने जो साथ में समकालीन साहित्यकार थे उनका मजाक उड़ाया है। कौन सी पोइम में? इंग्लिश बार्ड्स और स्कॉच रिव्यूअर्स। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। विच रोमांटिक पोइट इज नोन फॉर द फ्रेज द बेस्ट लेड प्लान्स ऑफ माई सैंड मैन? रॉबर्ट बर्न अपनी कविता टू ए माउस इस प्रसिद्ध पंक्ति के लिए जाने जाते हैं जो जीवन की अनिश्चितता को दर्शाती है। टू ए माउस पोइम किसकी है? रॉबर्ट बर्न की। 39 क्वेश्चन में आगे है। विच रोमांटिक पोइट इज एसोसिएटेड विद द नरेटिव पोइम पीटर बेल? पीटर बेल के लिए जाने जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, जो प्रकृति के माध्यम से एक व्यक्ति की नैतिक जागृति की कहानी है। उसके बाद है हु रोट द पास्टरल पोइम माइकल? तो माइकल किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, जो ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और पारिवारिक निष्ठा को दर्शाने वाली एक ग्रामीण कविता है। विच पोइट इज नोन फॉर द फ्रेज ए थिंग फॉर ब्यूटी जॉय फॉर एवर? तो जॉन कीट्स का इज नोन फॉर हिज, ये कविता एंडीमियन से इस प्रसिद्ध पंक्ति के लिए जाना जाता है जो सौंदर्य और उनके स्थायी प्रभाव का गुणगान करती है। हु रोट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री विच ट्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री इन इंग्लैंड? थॉमस बोर्टन है ने द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री लिखी, जो इंग्लैंड में कविता के विकास का पता लगाने वाली शुरुआती जो वर्क है उनमें से एक है। थॉमस बोर्टन ने लिखी इंग्लिश पोइट्री की हिस्ट्री। विच माइनर रोमांटिक पोइट रोट द सेलर्स रिटर्न्स? तो रॉबर्ट ब्लूमफील्ड ने सेलर्स रिटर्न लिखा, जो नाविकों और उनके परिवारों की भावनाओं पर केंद्रित एक बैलेड है। तो देखो किसने लिखा? सेलर रिटर्न रॉबर्ट ब्लूमफील्ड ने, जो किसके ऊपर केंद्रित है? नाविकों और उनके परिवार की भावनाओं पर। विच रोमांटिक पोइट रोट द सैटिरिकल प्ले द टू फोस्कारी? लॉर्ड बॉयरन ने द टू फोस्कारी लिखा, जो एक ऐतिहासिक ट्रेजेडी है, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, जो एक्सप्लोर करती है पावर और करप्शन के थीम को। विच रोमांटिक पोइट रोट द मोक हीरोइक पोइम साइमन और आइफेजिनिया? तो भाई जॉन ड्राइडन ने लिखी है रोमांटिक पोइट साइमन और आइफेजिनिया। ये मोक हीरोइक पोइम है और बेस्ड किस पे है? बक्कासियो के वर्क के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमांटिक पोइट रोट द मोक हीरोइक पोइम साइमन और आइफिजेनिया, और ये बेस्ड है बक्कासियो के वर्क के ऊपर। भाई ये नेम ऐसे हैं, अगर इनको बोलने में मेरे से जो मिस्टेक हो रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि इनको बोलने में ना सच में ये फ्रेंच वर्ड है, इनको बोलना सच में बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। हु इज़ द ऑथर ऑफ पेरिस रजिस्टर? पेरिस रजिस्टर एक पोइम है जो रूरल लाइफ और सोशल इश्यूज़ को दिखाती है। तो उसके जो पोइट हैं वो कौन है? जॉर्ज क्रैब। उसके बाद है विच पोइट इज़ नोन फॉर द फार्मर बॉय, ए पॉपुलर नैरेटिव पोइम अबाउट रूरल लाइफ? रॉबर्ट ब्लूमफील्ड। पहले पढ़ चुके हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहाँ पे। विच रोमांटिक पोइट रोट द प्रिजनर ऑफ चिलोन? तो ये फ्रीडम और ऑपरेशन के ऊपर ये पोइम है, लॉर्ड बायरन ने लिखी थी। विच माइनर रोमांटिक पोइट रोट द विलेज मिनिस्ट्रियल, ए ट्रिब्यूट टू वर्किंग क्लास? जॉन क्लेयर ने लिखी है, जिसके अंदर सेलिब्रेट करते हैं वो ब्यूटी और स्ट्रगल ऑफ रूरल वर्किंग क्लास लाइफ को। 50 क्वेश्चन हो गए हैं। हु रोट द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ए क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन पोइट्री एंड इट्स इम्पैक्ट? थॉमस ग्रे ने। प्रोग्रेस ऑफ पोइसी विच डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पोइट्री एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी? थॉमस ग्रे के द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी लिखा, जो कविता के विकास और उनके समाज पर प्रभाव की चर्चा करती है।
Which romantic poet wrote the deserted village a lament for the destruction of rural life? रूरल लाइफ के डिस्ट्रक्शन के ऊपर दुख किसने जताया है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। 52 क्वेश्चन में आ गए हैं। विच पोइट इज नोन फॉर राइटिंग द क्रेव ए रिफ्लेक्शन पोइम ऑन डेथ एंड द आफ्टर लाइफ? तो रॉबर्ट ब्लेयर जाने जाते हैं द ग्रेव के लिए। विच मेडिटेट ऑन डेथ मोर्टली एंड आर्ट लाइफ ऑफ ए सोम्बर टोन? यानी रॉबर्ट ब्लेयर द ग्रेव के लिए जाने जाते हैं जो मृत्यु, नश्वरता और परलोक पर गंभीरता से विचार करती है। नाम भी ग्रेव ही है, ठीक है, ध्यान इसे पता ही चल जाएगा कि ये पोइम किस तरह की है। हु रोट द पोइम द स्टोरी ऑफ रेमिनी ए रीटेलिंग ऑफ ट्रेजिक लव स्टोरी? तो ली हंट ने लिखी थी द स्टोरी ऑफ रेमिनी बेस्ड ऑन द मेडिवल स्टोरी ऑफ प्लाउ और फ्रांसेस्का एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ लव एंड ट्रेजिडी। तो ये ली हंट की पोइम है द स्टोरी ऑफ रेमिनी, जो पलाओ और फ्रांसेस्का की मध्ययुगीन कहानी पर आधारित है और प्रेम और त्रासदी के विषयों की पड़ताल करती है। उसके बाद है 54 क्वेश्चन। विच माइनर रोमांटिक पोइट रोट द कोर्सेयर ए टेल ऑफ एडवेंचर एंड पायरेसी? लॉर्ड बायरन ने लिखी है कोर्सेयर लिखा लॉर्ड बायरन ने एक समुद्री डाकू की रोमांचक यात्राओं और आंतरिक संघर्षों की कहानी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नैरेटिव पोइम लारा विच फीचर्स ए मिस्टीरियस हीरो? तो लॉर्ड बायरन लारा के लेखक है जो एक रहस्यमय और उदास नायक को प्रस्तुत करती है। (56) क्वेश्चन है। विच रोमांटिक पोइट रोट द लॉन्ग पोइम द टास्क विच सेलिब्रेट नेचर एंड रूरल लाइफ? तो विलियम कूपर ने लिखा, टास्क पढ़ चुके हैं पहले। विच हु रोट द नरेटिव पोइम रॉकबी विच इज सेट डूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर? तो सर वॉल्टर स्कॉट ने रॉकबी लिखा जो इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान सेट की गई एक कथा कविता है। इसमें सम्मान और प्रेम के विषयों की जांच की गई है। सर वॉल्टर स्कॉट ने रॉकबी लिखी सिविल इंग्लिश वॉर के ऊपर। 58 क्वेश्चन में आ गए। विच रोमांटिक पोइट रोट द बरो ए कलेक्शन ऑफ पोइटिक टेल्स अबाउट एवरीडे लाइफ? यानी कि जो बरो लिखी है किसने? जॉर्ज क्रैब ने जो बोरो लिखी है वो कलेक्शन है टेल्स का, एवरीडे लाइफ की टेल्स का। याद कर सकते हो। यानी कि मैं अपने ब्रो के साथ हर रोज़ कैब में जाता हूँ। मेरी एवरीडे लाइफ का ये हिस्सा है कैब, ठीक है। कैब से यहाँ पे जो कैब ऐसे याद करने पड़ेंगे आपको, तब लर्न होंगे, वरना इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे पोइट्स हैं, इतने सारे वर्क हैं उनके, कुछ निमोनिक्स तो बनाने ही पड़ेंगे खुद से ही। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइम द लव ऑफ द एंजल्स विच एक्सप्लोर डिवाइन लव? तो थॉमस मूर ने द लव्स ऑफ एंजल्स के लिखा जो स्वर्गदूतों और मनुष्यों के बीच प्रेम की अवधारणा पर विचार करता है। 60 क्वेश्चन में आ गए हैं। विच माइनर रोमांटिक पोइट इज नोन फॉर द वांडरर ऑफ स्विट्जरलैंड? तो जेम्स मोंटगोमरी ने द वांडरर ऑफ स्विट्जरलैंड लिखा जो निर्वासन और देशभक्ति के विषयों पर आधारित है। विच पोइट रोट द प्लेजर ऑफ मेमोरी रिफ्लेक्टिंग ऑन द पावर ऑफ रिकलेक्शन? तो सैमुअल रोजर ने प्लेजर ऑफ मेमोरी लिखा जो यादों की शक्ति और भावनात्मक प्रभाव पर विचार करता है। हु इज़ नोन फॉर द सेंट ऑफ द इव ऑफ सेट एग्नी इज ए रोमांटिक पोइम विद गोथिक एलिमेंट्स? जॉन किट्स ने लिखी है भैया। विच माइनर रोमांटिक पोइट रोट रिमोर्स ए ट्रेजिक ड्रामा? एस.टी. कोलरिज ने लिखी रिमोर्स ए प्ले दैट एक्सप्लोर गिल्ट, रिवेंज एंड रिडेम्पशन। सैमुअल टेलर कोलरिज ने रिमोर्स लिखा जो अपराध बोध, बदला और मुक्ति के विषयों की पड़ताल करता है। क्या था ये, दोबारा देख ले। एस.टी. कोलरिज की रिमोर्स, ये इनका नया वर्क है।
मतलब नया वर्क नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए रिमोर्स, हेस्टी कोलरिज का रिमोर्स आपको ध्यान रखना है, जो गिल्ट, रिवेंज और रिडेम्पशन को दिखाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एग्जाइल ऑफ एरिन, ए पोइम अबाउट आयरिश पैट्रियोटिज्म। तो थॉमस कैंपबेल ने द एग्जाइल ऑफ एरिन लिखा, जो आयरिश राष्ट्रवाद और निर्वासन के दर्द पर आधारित है। तो एग्जाइल ऑफ एरिन किसने लिखा? थॉमस कैंपबेल ने, जो किसके ऊपर? निर्वासन के दर्द पर आधारित है। 65 क्वेश्चन है, विच रोमांटिक पोइट इज नोन फॉर द सोनेट व्हेन आई हैव फियर्स विच एक्सप्रेस फियर ऑफ डेथ। व्हेन आई हैव फियर्स ये है जॉन कीट्स की। रोमांटिक पोइट किसने लिखी? व्हेन आई हैव फियर्स। भाई डेथ तो इनकी आपको पता ही है कितनी छोटी एज में हो गई थी, और इनको टीबी हो गई थी। इनकी जो फैमिली के लोग थे वो भी टीबी से ही मरे थे, तो इसको भी डर हो गया था मरने का, तो फिर ये ऐसी पोइम तो लिखेंगे ही ना। व्हेन आई हैव फियर्स ये किसकी पोइम है? जॉन कीट्स की है। थोड़ी नई, जो हम फ्रीक्वेंट नहीं पढ़ते इनके इस वर्क को, तो एक बार इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 66 क्वेश्चन में आ गए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द डॉन जुआन, ए सैटिरिकल पोइम दैट क्रिटिक कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो किसकी? लॉर्ड बायरन की ने लिखी डॉन जुआन, जो सामाजिक मान्यता और सोच और राजनीतिक संस्थाओं की व्यंग्यात्मक आलोचना करता है। विच पोइट रोट चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिम्स, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम अबाउट ए मेलंकोलिक वांडरर। तो लॉर्ड बायरन ने लिखी है चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिम्स, जो एक अकेले मोहभंगी यात्री के रोमांटिक चित्रण पर आधारित है। विच पोइट रोट द जियोर, ए नरेटिव पोइम दैट डील विद थीम्स ऑफ लव, बिट्रेयल और रिवेंज, ठीक है। प्यार, धोखा और रिवेंज, बदला, इसके अंदर, इस पोइम के अंदर लॉर्ड बायरन की ये पोइम है। Who wrote the dramatic poem मैनफ्रेड एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ गिल्ट एंड सुपर नेचुरल फोर्सेज। तो लॉर्ड बायरन ने मैनफ्रेड लिखा, जो नायक एक अपराध और अलौकिक शक्तियों के माध्यम से मुक्ति की तलाश करती है। उसके बाद है 70, विच रोमांटिक पोइट रोट द सेंसी, ए ट्रेजिक प्ले अबाउट फैमिलियल अब्यूज एंड रिबेलियन। तो पीबी शैली ने द चेची लिखा। सेंसी आएगा भाई, ये सेंसी, जो एक अत्याचारी पिता और उसकी बेटी के बदले की खोज पर एक त्रासदी है। पीबी शैले का ये वर्क द सेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। पीबी शैले का द सेंसी, यानी कि जो वर्क कम आता है ना उसको थोड़ा ध्यान से याद रखना भाई। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडोनिस एंड एलिजी रिटन इन मेमोरी ऑफ जॉन कीट्स। पीबी शैले ने एडोनिस लिखा, जो उनके साथी रोमांटिक कवि जॉन कीट्स की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वाली शोक कविता है। Which poet is known for the philosophical poem Queen Mab, advocating political revolution and social reform। पीबी शैली ने क्या लिखा ये? क्वीन मैब, ए रेडिकल पोइम, यार ये क्रांतिकारी पोइम है, सामाजिक सुधार का आह्वान करती है, और इसके अंदर साथ में पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म के बारे में भी बताया गया है इस पोइम में। पीबी शैली की क्वीन मैब। Which poet wrote the lyrical drama Prometheus Unbound, exploring theme of freedom and defiance। पीबी शैली ने लिखी है फिर से प्रोमेथियस अनबाउंड, जो अत्याचार के उन्मूलन और मानव इच्छा की विजय के बारे में है। उसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ टू स्काईलार्क, ए पोइम दैट सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ बर्ड सॉन्ग। पीबी शैली ने लिखी है टू ए स्काईलार्क विच प्रेजेस द प्योर जॉय, जो कि पक्षी के गीत द्वारा व्यक्त आनंद और सुंदरता की प्रशंसा करता है। Who wrote the poem Ode to the West Wind, expressing the desire for political और personal transformation। तो Ode to the West Wind पीबी शैली ने लिखा है। इसमें वक्ता व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से परिवर्तन और नवीनीकरण की कामना करता है। उसके बाद है विच पोइट रोट ओजीमेंडियस, ए सोनेट अबाउट द इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन पावर। तो पीबी शैली ने ओजीमेंडियस लिखा, जो सत्ता की अस्थिरता और साम्राज्यों के अपरिहार्य पतन पर विचार करता है। हु रोट द प्ले द मास्क ऑफ एनार्की, ए पॉलिटिकल पोइम कंडेमनिंग टिरेनी। तो
मास्क ऑफ ट्रेनी द मास्क ऑफ अनार्की, ए पोइम जो राजनीतिक अत्याचार की निंदा करता है और शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आह्वान करता है। पीबी शैले का पोइम द मास्क ऑफ अनार्की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द मोंट ब्लैंक, ए पोइम रिफ्लेक्टिंग ऑन द सब्लिम एंड पावर ऑफ नेचर। तो मोंट पीबी शैले की फिर से ये पोइम मोंट ब्लैंक जो प्रकृति के प्रेरणादायक शक्ति और वैभव पर विचार करती है। विच रोमांटिक पोइट रोट एपिसाइकिडियन लिखा। एपिसाइकिडियन लिखा किसने लिखा? पीबी शैले ने लिखा, जो आदर्श और आध्यात्मिक प्रेम की अवधारणा का गुणगान करता है। आध्यात्मिक प्रेम है भाई इसके अंदर। 80 क्वेश्चन में आ गए हैं। हु रोट द पोइम ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, एन अनफिनिश्ड वर्क। ये वर्क कंप्लीट नहीं है। एक्सप्लोरिंग द ह्यूमन एम्बिशन और ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, लाइफ की अक्सर भंगुरता को दिखाता है, ह्यूमन एम्बिशन को दिखाता है, और ये वर्क कंप्लीट नहीं है। ये भी पीबी शैले का वर्क है। जो मृत्यु के सामने अमानवीय महत्वाकांक्षाओं की निरर्थकता की जांच करता है। उसके बाद है विच रोमांटिक पोइट रोट हेलोन एंड सिंथिया एन एलिग्री प्रमोटिंग रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज। पीबी शैले ने लिखा लियोन एंड सिंथिया, जो क्रांति और उत्पीड़न के उन्मूलन की वकालत करने वाली एक रूपक कविता है। विच पोइट रोट द गोथिक नोवेल जेस्ट्रोजी, ए स्टोरी ऑफ रिवेंज एंड विलेनी। ये भी पीबी शैले ने लिखा। पीबी शैले ने क्या लिखा? जेस्ट्रोजी लिखा, जो बदला और बुराई के विषयों पर आधारित एक गोथिक उपन्यास है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ए लॉन्ग पोइम जो एडवोकेट करती है लिबर्टी और जस्टिस को। ये भी पीबी शैले की पोइम है, जो स्वतंत्रता और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करने वाली कविता है। 84 हु रोट द सेंसिटिव प्लांट, ए पोइम रिफ्लेक्टिंग ऑन द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ। पीबी शैले ने लिखी सेंसिटिव प्लांट, जो विच मेडिटेट ऑन द फ्लीटिंग एंड डेडिकेट नेचर ऑफ लाइफ। ठीक है भाई। उसके बाद है 85 क्वेश्चन विच पोइट रोट द कलेक्शन द पॉलिटिकल वर्क ऑफ विलियम ब्लैक एंड इज नोन फॉर वर्क सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। विलियम ब्लैक ने लिखा भाई ये दोनों वर्क। विलियम ब्लैक ने पोलिटिकल वर्क और विलियम ब्लैक लिखा, जिसमें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस शामिल है। विलियम ब्लैक ने क्या लिखा? पोलिटिकल वर्क ऑफ विलियम वर्क विच इंक्लूड सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। 86 विच पोइट इज नोन फॉर द पोइम द टाइगर विच एक्सप्लोर थीम ऑफ क्रिएशन एंड डिवाइन पावर। ये भी किसने लिखा? विलियम ब्लैक ने लिखा। टाइगर लिखा, जो प्रकृति और ईश्वरीय शक्ति पर प्रश्न उठाता है। हु ऑथर्ड द पोइम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस नोन फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। विलियम ब्लैक ने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस लिखा, जो बचपन की शुद्धता और सरलता को दर्शाता है। विच पोइट रोट द कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस फोकसिंग ऑन द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो ये भी विलियम ब्लैक ने लिखा, जो निराशा और वयस्क जीवन की चुनौतियों के विषयों की खोज करता है। विच रोमांटिक पोइट इज नोन फॉर हिज वर्क द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल विच क्रिटिक्स कन्वेंशनल मोरलिटी। तो विलियम ब्लैक ने द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल लिखा, जो पारंपरिक नैतिकता और धर्म के विचारों को चुनौती देता है। हु रोट द बुक ऑफ ओरिजिन। बुक ऑफ ओरिजिन ए मिथोलॉजिकल एपिक अबाउट द क्रिएशन एंड फॉल ऑफ टार्निकल गोल्ड। तो विलियम ब्लैक ने बुक ऑफ ओरिजिन लिखा, जो एक तानाशाह देवता के उदय और पतन के बारे में एक पौराणिक कथा है। बुक ऑफ ओरिजिन। विच पोइट रोट द फोर जॉस, ए कॉम्प्लेक्स मिथोलॉजिकल नरेटिव अबाउट द कॉस्मोस एंड ह्यूमन सोल। तो विलियम ब्लैक ने फोर जॉन्स लिखा, जो ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक विषयों पर एक जटिल पौराणिक कविता है। हु रोट द पोइम टू ऑटमन सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी एंड बाउंटी ऑफ द ऑटमन सीजन। तो जॉन कीट्स ने लिखा टू ऑटमन, जो शरद ऋतु की समृद्धि और शांति की प्रशंसा करता है। विच पोइट ऑथर्ड ओड ऑन ए ग्रेशियन आर ए मेडिटेशन ऑन आर्ट एंड इमोर्टैलिटी। तो जॉन कीट्स ने ओड ऑन ए क्रिएशन आर लिखा, जो कला में कैदगी शाश्वत सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करता है। 94 क्वेश्चन में आ गए हैं। हु रोट और टू नाइटिंगेल एक्सप्रेसिंग ए लॉन्गिंग फॉर एस्केप एट द एटर्नल ब्यूटी ऑफ नाइटिंगेल सॉन्ग।
जॉन कीट्स की पोइम है ओड टू नाइटिंगेल, जो जीवन के दर्द से भागने की इच्छा और नाइटिंगेल के गीत में शांति खोजने के बारे में है। विच रोमांटिक पोइट इज नोन फॉर द सोनेट व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई may cease to be exploring the themes of morality and creativity। जॉन कीट्स की पोइम है जो मृत्यु और सृजनात्मकता के विषयों से संबंधित चिंताओं को दर्शाता है। 96 हु थर्ड लामिया, ए नैरेटिव पोइम दैट ब्लेंड्स मिथ एंड रियलिटी इन ट्रेजिक लव स्टोरी। तो ये भी किसने लिखी? जॉन कीट्स ने। एक त्रास्त प्रेम कहानी है जिसमें सिर्फ स्त्री और एक युवा पुरुष शामिल हैं। विच पोइट रोट हाइपेरियन, एन अनफिनिश्ड एपिक पोइम एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ डिवाइन जस्टिस एंड फॉल ऑफ टाइटन। तो जॉन कीट्स ने लिखी फिर से ये ईश्वरीय न्याय और टाइटन्स के पतन के विषयों की खोज करती है। 98 क्वेश्चन में आ गए हैं। हु रोट द पोइम द रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ए नैरेटिव पोइम ए मैरिनर कार्स्ट वॉयज एंड इट्स स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। एस.टी. कोलरिज ने लिखी द रिम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ए लॉन्ग नैरेटिव पोइम अबाउट सेलर सुपर नेचुरल जर्नी एंड इट्स मोरल लेसन। सैमुअल टेलर कोलरिज ने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखा, जो एक नाविक की अलौकिक यात्रा और उनके नैतिक पाठ के बारे में एक लंबी कविता है। विच पोइट ऑथर्ड कुबला खान, ए फ्रेगमेंटरी पोइम अबाउट ए मंगोल एम्परर एंड एन इंचेंटेड प्लेजर डोम। तो सैमुअल टेलर कोलरिज ने कुबला खान लिखा, जो एक विदेशी महल और उसके रहस्यमय परिवेश का वर्णन करने वाली एक दृष्टांत कविता है। 100 क्वेश्चन में आ गए। फाइनली हु रोट द पोइम क्रिस्टाबेल, एन अनफिनिश्ड गोथिक नैरेटिव एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ सुपर नेचुरल टेरर एंड इनोसेंस। सैमुअल टेलर कोलरिज ने क्रिस्टाबेल लिखा, जो एक अधूरी गोथिक कविता है जो अलौकिक डर और शुद्धता के विषयों की खोज करती है। तो अभी 100 क्वेश्चन आपके मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं वहाँ पे PDF भी डाल दूँ शायद, जो क्या है नेट के जो PYQ हैं उनका, उनमें से आप सिर्फ वही क्वेश्चन लिखेंगे जो मेन राइटर को दे के लिखे हुए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आप उसके अंदर से वो नहीं करेंगे जो सिर्फ नेट में आते हैं, जो सिर्फ आपके सिलेबस में आते हैं वही करेंगे, लेकिन वहाँ से आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।